भारत ने बांग्लादेश को मिल रही निर्यात सुविधा रद्द की, आखिर क्या है वजह? भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी है, लेकिन भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात को ये सुविधा बरकरार रहेगी। भारत की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को दी जा रही इस सुविधा की वजह से उसके हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इन जगहों पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने से खुद भारत का निर्यात भी प्रभावित हो रहा था। ट्रांसशिपमेंट यानी किसी एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले किसी तीसरे देश के रास्ते को इस्तेमाल करने की सुविधा को कहते हैं। दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है, उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजरता है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव देखा जा रहा है। भारत ने एक सर्कुलर जारी कर 29 जून 2020 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों से किसी तीसरे देश में निर्यात की सुविधा दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ आंदोलन चलाने वाला है। 11 से 18 अप्रैल तक तहफ्फुज अवकाफ सप्ताह मनाया जाएगा। 30 अप्रैल को आधे घंटे के लिए रात 9 बजे ब्लैक आउट रखा जाएगा। इस दौरान देश के 50 शहरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसमें कानपुर समेत यूपी के 3 और जिले भी शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, कन्वेनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली में मंगलवार रात औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की है। बैठक में शामिल हुए कानपुर निवासी लॉ बोर्ड के संस्थापक सैयद मोहम्मद सुलेमान ने बोर्ड के फैसले के बारे में जानकारी दी है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वक्फ बचाओ आंदोलन 1985 के शाहबानो आंदोलन की तर्ज पर चलेगा। इसके बारे में राज्य, जिला, शहर और गाँव स्तर पर जन आंदोलन चलाते हुए उन्हें जानकारी दी जाएगी। विशेष बात यह है कि आंदोलन में अन्य अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें वक्फ के बारे में पूरी जानकारी भी दी जाएगी। बोर्ड का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार से संशोधित कानून को वापस कराना है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बोर्ड कानून का सहारा ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अमन और संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। बोर्ड के शेड्यूल के अनुसार 22 अप्रैल तक तहफ्फुज कारवां निकाला जाएगा। अंतिम दिन रामलीला पार्क में बड़ा जलसा आयोजित होगा। बोर्ड ने कहा है कि जहां संवेदनशील स्थितियां हो वहां सड़क पर आंदोलन ना किया जाए। बक्सर में बिहार बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए में संयोजक के तौर पर काम किया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। उन्हें डिप्टी पीएम का दर्जा दे दिया जाए तो बिहार का धन्य भी होगा और जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिलेगा। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की तारीख और बेंच तय हो गई है। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच के बाकी 2 सदस्य जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन है। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। कुल 10 याचिकाएं लिस्ट में है। उनमें सबसे पहले एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका दर्ज है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, डीएमके, एमआईएम और आप जैसे राजनीतिक पार्टियों के नेता के अलावा जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 जैसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे उसे लेकर विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तहव्वुर राना को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैमर एयरपोर्ट के बाहर तैनात थे। बताया गया कि एनआईए की टीम राना को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर रही थी। इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। राना को इसके बाद एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राना को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया गया। बाद में एनआईए उसे मुंबई हमलों को लेकर पूछताछ भी करने वाली है। तहव्वुर राना 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। लंबे समय से उसके भारत में प्रत्यार्पण की कोशिश की जा रही थी।
ट्रंप सरकार आने के बाद ऐलान किया गया था कि अमेरिका राणा का प्रत्यर्पण करेगा और उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील भी की थी। उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। पुनर्विचार की अर्जी डालने का भी कोई असर नहीं हुआ। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए खुफिया अफसरों की स्पेशल टीम अमेरिका पहुंची थी। राणा को लेकर स्पेशल विमान ने बुधवार को भारत के लिए उड़ान भरी। गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। मुंबई का एक चाय वाला जिसे छोटू उर्फ मोहम्मद तौफीक के नाम से जाना जाता है, उसकी सतर्कता ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। उसने कहा है कि भारत को तहव्वुर राणा को जेल में खास सेल, बिरयानी और वैसी सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है जो मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को दी गई थी। उन्होंने यह भी मांग की कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अलग कानून होना चाहिए। राणा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है। हमले में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। अब भारत में तहव्वुर पर मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि 26/11 के मुंबई हमले में शामिल रहे पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब के जेल में मटन बिरयानी मांगे जाने की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत साबित हुई थी। मामले से जुड़े सरकारी वकील उज्जवल निकम ने खुद कहा था कि कसाब ने बिरयानी नहीं मांगी थी और सरकार ने कभी उसे बिरयानी नहीं परोसी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। इससे पहले उन्होंने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ का ऐलान किया था, जबकि भारत समेत करीब 75 देशों पर एक जैसा 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया था। चीन पर 145% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $245 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। बता दें, चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी 84% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा था कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए मैंने 90 दिन का टैरिफ विराम को स्वीकार किया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। इससे पहले उन्होंने 2 अप्रैल को अलग अलग देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान भी किया था। इसके तहत भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ धमाके से बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं और उनकी नींदें उड़ी हुई है। इस खतरे से पार पाने के लिए कंपनियों ने नए नए हथकड़े अपनाना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में टेक जायंट एप्पल को लेकर भी ऐसी ही खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए भारत में आईफोन्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के बाद लगभग 600 टन आईफोन को एयरलिफ्ट कर अमेरिका में ले गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने अमेरिका में आईफोन के स्टॉक को बढ़ाने के लिए लगभग 15 लाख आईफोन को सीधे अमेरिका एयरलिफ्ट किया है। एप्पल कंपनी से परिचित एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने ट्रंप के टैरिफ को मात देने के लिए यह कदम उठाया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने चेन्नई एयरपोर्ट पर क्लियरेंस में लगने वाले समय को 30 घंटे से घटाकर 6 घंटे करने के लिए पैरवी भी की थी। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके का सहारा लेते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की। एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि मार्च से अब तक 100 टन की क्षमता वाले लगभग 6 कार्गो जेट उड़ान भर चुके हैं। वहीं इनमें से एक जहाज ने इस सप्ताह टैरिफ लागू होने के ठीक बाद उड़ान भरी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमियते उलमाए हिंद, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत 16 लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष पिछले कानून का बचाव करने के लिए अदालतों में भाग रहा है, लेकिन ये भी देखिए कितने मुस्लिम ऐसे थे जो इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए हो या आर्टिकल 370 को हटाना हो, हर बार विपक्ष ने विरोध किया लेकिन वो गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि सीएए पड़ोसी मुल्कों में सताए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने गलत माहौल बनाने की कोशिश की और इसका मकसद नागरिकता छीनना है। हालांकि उनके ये पैंतरे काम नहीं कर सके। चिराग पासवान ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी ऐसा ही किया गया, लेकिन हाल ही में यहाँ हुए विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष गलत साबित हुआ।
जैसा कि वो अनुच्छेद 370 को लेकर भविष्यवाणियां कर रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान ने कहा कि अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी विपक्ष का यही प्रोपोगेंडा है, लेकिन लोगों को समय के साथ समझ आ जाएगा कि वक्फ संशोधन कानून सही है और उनकी भलाई के लिए है। उन्होंने कहा, आप पुराने कानून के बचाव के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सके। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को गुरुवार को भारत लाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां अदालत ने राणा को एनआईए की 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को कोर्ट के आदेश पर 18 दिनों के हिरासत में लिया है, जिसके दौरान उससे 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की जाएगी। उसे दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार और रणनीति और अन्य सुरक्षा कर्मियों के भारी सुरक्षा वाले काफिले में पटियाला हाउस अदालत परिसर में एनआईए मुख्यालय लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा जाएगा।